Hello everyone, welcome back to our channel Fight for Your Dreams. So let's fight with me. I am Amandeep. As you know NCERT हम कवर कर रहे हैं, तो हिस्ट्री की क्लास 6 की NCERT कवर कर रहे हैं। तो आज चैप्टर 2 है हिस्ट्री की, ठीक है। तो हिस्ट्री की बुक का, तो हमारे अतीत बुक का नाम है। तो स्टार्ट करते हैं। जो कल वाला चैप्टर था मुझे लगता है कि अच्छे से समझ आ गया होगा, तो उसी तरीके से आज समझते हैं। आखेट शिकार, खाद्य संग्रह से और खाना इकट्ठा करने से, शिकार करने से और खाना इकट्ठा करने से भोजन उत्पादन तक। कि जो आदि मानव था वो पहले शिकार कर रहा था और खाना इकट्ठा कर रहा था, वहां से लेकर उस टाइम से लेकर भोजन बनाने तक का टाइम पीरियड कवर करेंगे हम इसमें, ठीक है, इस चैप्टर के अंदर। तो पहले तो हम जो आदि मानव थे वो खाना इकट्ठा कर रहे थे शिकार के द्वारा, ठीक है, और जंगलों से इकट्ठा कर रहे थे, लेकिन बाद में खुद अनाज उखाना शुरू कर दिया। तो इस पूरे टाइम पीरियड को कवर करना है हमें इस चैप्टर के अंदर, तो अच्छे से समझेंगे ठंडे दिमाग से। तो स्टार्ट करते हैं, लेट्स स्टार्ट। तुषार की रेल यात्रा से स्टार्ट है ये चैप्टर। तुषार जो है वो अपने एक रिश्तेदार की शादी में दिल्ली से चेन्नई जा रहा था। रेल में उसे एक खिड़की वाली सीट मिल गई, जहां से वो बाहर का नज़ारा देखने में मग्न हो गया। तेज दौड़ती गाड़ी से उसने देखा कि पेड़ पौधे, घर, खेत खलियान बड़ी तेजी से पीछे की ओर छूटते चले जा रहे थे। तभी उसके चाचा ने उसके कंधे पर हाथ रखा और कहा, पता है, लोगों ने मात्र 150 साल पहले रेल की यात्रा करनी शुरू की थी, बस तो उसके कुछ दशक बाद में आई है। तो तुषार सोचने लगा कि जब लोगों के पास में आने जाने के लिए तेज रफ्तार वाली गाड़ियां नहीं थी, तो वो यात्रा कैसे करते थे, या फिर यात्रा करते ही नहीं थे? क्या वो अपनी सारी जिंदगी एक जगह पे बिता दिया करते थे? तो ये बात बिल्कुल गलत है, ऐसा नहीं है। तो हम समझ लेते हैं कि वो लोग फिरते क्यों थे। अब हम तो रिश्तेदार के यहाँ जा रहे हैं, शादी में जा रहे हैं तुषार, तो इसीलिए इसको यात्रा करनी पड़ रही है। हो सकता है कि हमें कोई और फंक्शन पे जाना पड़े, इसीलिए यात्रा करनी पड़ रही हो। कोई स्टडी करने के लिए बाहर जाता है, इसीलिए यात्रा करते हैं, है ना। तो वो आरंभिक मानव इधर उधर क्यों जाते थे, तो समझते हैं। हम उन लोगों के बारे में जानते हैं जो इस उपमहाद्वीप में 20 लाख साल पहले रहा करते थे, ठीक है। 20 लाख साल पहले की बात कर रहे हैं, कोई 20 साल की बात ही कर रहे हैं। 20 लाख साल पहले की बात कर रहे हैं, पहले रहा करते थे, उनकी बात कर रहे हैं। आज उन्हें हम कहते हैं आखेटक खाद्य संग्राहक। आखेटक खाद्य संग्राहक क्यों कहते हैं? क्योंकि वो शिकार करके अपना खाना इकट्ठा करते थे, और खाद्य संग्राहक यानी मतलब कि जो जंगल से, पेड़ पौधों से जो फल फूल वगैरह उनको मिलते थे, उनको इकट्ठा करके ये खाना अपना बनाते थे, ठीक है। इस तरीके से अपनी ज़िंदगी जीते थे, इसीलिए हम इनको कहते थे आखेटक खाद्य संग्राहक, ठीक है। भोजन का इंतजाम करने की विधि के आधार पर उन्हें इस नाम से पुकारा जाता है, ठीक है। आमतौर पर खाने के लिए वो जंगली जानवरों का शिकार किया करते थे। कौन? आरंभिक मानव, जो भारतीय उपमहाद्वीप में 20 लाख साल पहले आए थे, नर्मदा नदी के पास में, देखा था ना हमने, आए थे ना, वैसे खाद्य संग्राहकों की हम बात कर रहे हैं। तो मछलियां पकड़ते थे ये लोग, चिड़िया पकड़ते थे, फल मूल दाने, है ना, पत्तियां, अंडे इकट्ठे किया करते थे। आखेटक जो होते हैं, आखेटक खाद्य संग्राहक समुदाय के लोग जो थे वो एक जगह से दूसरी जगह पर घूमते रहते थे। अब ये क्यों घूमते थे, यही तो हमें समझना है। इसके कई कारण है। पहला कारण है, अगर वो एक ही जगह पर बने रहते, ठीक है, अब वो खा क्या रहे हैं, जानवर और पेड़ पौधे, हैं ना, तो अगर वो एक ही जगह पर बने रहेंगे तो उस जगह के अंदर जितनी, उस जगह के क्षेत्र के अंदर जितने जितने पेड़ पौधे या जानवर आ रहे हैं उनको वो खत्म कर देंगे एक जगह पर बने रहे तो। कि अगर वो एक जगह पर बने रहते ज़्यादा दिनों तक, तो आसपास के पौधे फलों और जानवरों को खाकर खत्म कर देते थे, ठीक है। और इसीलिए अब उनको भोजन की तलाश में दूसरी जगह पर जाना पड़ेगा, है ना। दूसरा कारण ये था कि जानवर अपने शिकार के लिए, अब जानवर है वो अपने शिकार के लिए, या फिर हिरन जो थे वो मवेशी अपना चारा ढूंढने के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाते थे। तो ये लोग जानवरों का शिकार करने की वजह से इनके पीछे पीछे चले जाते और एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जाते, क्योंकि इनका कोई घर ठिकाना तो था नहीं कि वापस आएंगे घर पे। तो जहाँ खाया वहीं पे सो गए खा पी के। तीसरा कारण ये था कि पेड़ और पौधों में फल फूल अलग अलग समय पे आते हैं, ठीक है, इसीलिए लोग उनकी तलाश में उस मौसम के अनुसार इलाकों में घूमते हैं, ठीक है। आई होप ये पॉइंट समझ आ गया होगा।
और फिर है चौथा कारण क्या था कि पानी के बिना किसी भी प्राणी या पेड़ का पौधों का जीवन संभव नहीं है। और पानी जो है मिलता कहाँ से, झीलों, झरनों और नदियों से। तो कुछ नदियां तो ऐसे हैं जिसमें पानी कभी सूखता नहीं है, लेकिन कुछ नदियों और झीलों में बारिश के बाद में ही पानी मिल पाता है। तो इसीलिए ऐसी झीलों के किनारे बसे लोगों को सूखे के मौसम में पानी की तलाश में इधर उधर घूमना पड़ता था। तो आई होप ये पॉइंट आपको समझ आ गया। ठीक है, पहला कारण तो एक जगह पर बने रहेंगे, एक जगह पर बने रहेंगे तो उस क्षेत्र को क्या कर देंगे, उस क्षेत्र की संपदा को ये खत्म कर देंगे, फिर उनको दूसरी जगह पे जाना पड़ेगा। अब इसी क्षेत्र के अंदर क्या रह रहे हैं, जानवर रह रहे हैं, वो अपने खाने की तलाश में दूसरी जगह पे जाएंगे तो जानवरों के पीछे चले जाएंगे। फिर फल फूल जो है वो अलग अलग मौसमों में आते हैं। ठीक है, तो मौसम के अनुसार ही अपनी जगह बदलते थे। फिर दूसरा, पानी की तलाश में आरंभिक मानव के बारे में जानकारी कैसे मिलती है, हमें जानकारी कैसे मिली, तो जानकारी मिली हमें उनके औजारों से मिली है। ठीक है, जो पुरातत्वविदों को कुछ ऐसी वस्तुएं मिली है, पुरातत्वविद कौन है, जो पुरातात्विक वस्तुओं की का अध्ययन करते हैं। ठीक है, पुरातात्विक वस्तुएं जैसे किसी वस्तु के बचे हुए अवशेष, यानी कि किसी बर्तन के अवशेष, किसी मोहर के अवशेष, ठीक है, स्मारक के, ठीक है, या चित्रों का बचा होना, बनाया पड़ा है जो हमने देखा है भीमबेटका की गुफाओं में। ठीक है, तो हम देखेंगे इसी चैप्टर में पुरातत्वविदों को कुछ ऐसी वस्तुएं मिली है जिनका निर्माण और उपयोग आखेटक खाद्य संग्राहक किया करते थे, जो शिकार किया करते थे लोग, वो लोग यूज करते थे। यह संभव है कि लोगों ने अपने काम के लिए पत्थरों, लकड़ियों और हड्डियों के औजार बनाए थे। इनमें से पत्थर के औजार तो आज भी बचे हुए हैं। लकड़ी और हड्डी के औजार जो हैं वो हमारी जलवायु, भारतीय जलवायु जो है अधिक शुष्क होने की वजह से क्या है, मिट्टी में क्या हो गए, हड्डी और लकड़ी के जो औजार थे वो क्षरित हो गए, मिल गए। इनमें से कुछ औजारों का उपयोग क्यों करते थे, औजार मिले हैं, औजारों का उपयोग क्यों करते थे, औजारों का उपयोग करते थे फल फूल काटने के लिए, हड्डियां मांस काटने के लिए। अब देखो किसी जानवर को मार दिया उन्होंने, अब सीधा जानवर थोड़ी ना खाने लग जाएंगे मुंह से, कोई उसको काटेंगे पहले, थोड़ी बहुत तो सेंस होएगी ना उनमें, तभी तो उन्होंने औजार बनाए हैं। हड्डियां और मांस काटने के लिए पेड़ों की छाल, अब कपड़े अपने शरीर को ढकने के लिए पेड़ों की छाल नाखूनों से थोड़ी ना खरोचेंगे, पत्थर की जरूरत पड़ेगी उनको औजारों की। जानवरों की खाल उतारने के लिए किया जाता था। कुछ के साथ तो हड्डियों के और लकड़ियों के मुट्ठे लगाकर भाले और बाण बना दिए। मान लो ये पत्थर है, इस शेप का पत्थर है, ठीक है, इसके साथ में मैंने आरंभिक मानव ने हड्डी जोड़ दी ऐसे करके, तो ये क्या बन गया, भाला बन गया। भाले और तीर बनाए इन्होंने। कुछ औजारों से लकड़ियां काटी जाती थी। लकड़ी का उपयोग किस लिए किया जाता था, ईंधन के साथ साथ तो किया जाता था। अब कहेंगे कि ईंधन का तो यूज करेंगे, लकड़ियों को जलाएंगे तो सही, साथ साथ में झोपड़ियां और औजार बनाने में भी यूज होता था। तो आई होप ये पॉइंट समझ आ गया आपको। ये देखिए कपड़े इसका यूज कर रहे हैं, पत्थर का, ये वाले पत्थर का यूज ये देखो खोदने के लिए कर रहे हैं मानव। ठीक है, और इस पत्थर का उपयोग ये देखो इसने पकड़ रखा है और ये सीलने के लिए कर रहा है, जानवरों की खाल से कपड़ों को सीलने के लिए कर रहा है। अब देखो जगह, रहने की जगह कैसी थी उनकी, कैसी जगह पर देते थे, हम देखेंगे ना। एक मतलब कि नॉर्मल सी बात है देखने पे नोट करने वाली, कि ज़्यादातर जो मानव, आरंभिक मानव थे, उन्होंने ज़्यादातर अपने आवास कहाँ स्थित किए, उन्होंने किए झीलों, झरनों, नदियों और पहाड़ियों के पास में। ठीक है, तो समझते हैं। ये कह रहे हैं लाल त्रिकोण वाले स्थान देखने हैं। ठीक है, लाल त्रिकोण वाले स्थान देखते हैं। तो एक तो ये रहा भीमबेटका और हुसंगी, और दूसरा करनूल गुफाएं। ठीक है, ये तीन ही है। ये पूरा पाषाणिक स्थल है, पूरा पाषाणिक स्थल है, आरंभिक स्थल है। ठीक है, जहाँ पे लोग पत्थरों का यूज करते थे। लाल त्रिकोण वाले वे पूरा स्थल है जहां पर आखेट खाद्य संग्राहक के होने का प्रमाण मिलता है। तो ये तीन जगह है, देखो ये भी नदियों के किनारे ही है। ये देखो भीमबेटका की जो जगह है, ये देखो गौर से, नर्मदा नदी के किनारे है, ये है ना, नर्मदा नदी के किनारे हमें दिख रही है, ये रही। ठीक है, फिर ये देखो हुसंगी, ठीक है, फिर ये करनूल की गुफाएं कृष्णा नदी के पास में है, दिख रहा है ना आपको, बिल्कुल क्लियर है। तो ये समझ आ रहा है आपको कि ज़्यादातर लोगों ने यहाँ पर रहने लगे। इसके अलावा और भी कई स्थान हैं जहाँ पे आखेटक खाद्य संग्राहक रहते थे। मानचित्र पर कुछ गिने चुने स्थान ही चिन्हित किए गए। कई पुरास्थल नदियों और झीलों के किनारे पाए गए हैं। क्यों पाए गए हैं?
क्योंकि पत्थर के उपकरण बहुत ज़्यादा इनके लिए महत्वपूर्ण थे, इसीलिए लोग ऐसी जगह पर रहते थे जहाँ पर अच्छे पत्थर मिल सके। ठीक है, पत्थर के उपकरण क्यों महत्वपूर्ण थे? औजार बनाने के लिए, शिकार करने के लिए, वस्त्र बनाने के लिए, है ना, अपने वस्त्र सीलने के लिए, जड़ कंद फूल खोदने के लिए, जड़ें खोदने के लिए। आई होप ये आपको समझ आ गया होगा। शैल चित्रकला, अभी शैल चित्रकला, शैल यानी पत्थर, है ना, जो गुफाएं होती हैं, ठीक है, उनके ऊपर चित्रकला जब कर देते हैं उनको बोलते हैं शैल चित्रकला। इससे हमें क्या पता चलता है? तो ये चित्र देख लीजिए आप, ये रहा। ठीक है, जिन गुफाओं में लोग रहते थे उनमें से कुछ की दीवारों पर चित्र बनाने थे। इसमें कुछ सुंदर उदाहरण है मध्य प्रदेश और दक्षिण उत्तर की गुफाओं में। ठीक है, ये क्यों बनाते थे ये आप मुझे बताएंगे, क्योंकि मैंने जब एंशिएंट हिस्ट्री कवर करवाई थी, पूरा पाषाण काल कवर करवाया था, उसके अंदर मैंने पूरी तरीके से ये बता दिया चित्रकला के बारे में। ठीक है ना, तो आप वहाँ पे जाकर देख सकते हैं। पूरा स्थल क्या है? पूरा स्थल क्या होता है? वह स्थल या वो स्थान होता है जहाँ औजार, बर्तन और इमारतें जैसी कुछ वस्तुओं के अवशेष मिलते हैं। ऐसी वस्तुओं का निर्माण लोगों ने अपने काम के लिए किया था और बाद में उसे वहीं छोड़ गए। ठीक है, आई होप ये समझ आ गया। पूरा स्थल क्या होता है? जहां हमें क्या मिल रहे हैं? औजार, बर्तन और इमारतों के अवशेष मिल रहे हैं, उन्हें बोलते हैं पूरा स्थल। आग की खोज, मानचित्र 2 में करनूल गुफा, करनूल की गुफा हमने देख ली थी, कौन सी नदी के पास में थी? कृष्णा नदी के पास में। ठीक है, ये रही करनूल की गुफाएं। यहाँ से हमें आग के अवशेष, ठीक है, आग होने के अवशेष मिलते हैं, तो राख के अवशेष मिल रहे हैं। आग जली तभी तो राख बनी है, तो यहाँ राख के अवशेष मिले हैं। इसका मतलब ये है कि आरंभिक लोग, जो पूरा पाषाण काल से संबंधित लोग थे, उन्होंने आग जलाना सीख लिया था। ठीक है, क्योंकि ये पत्थर से औजार बनाते थे। जब धीरे धीरे ये पत्थर को चिकना करना सीखा इन्होंने, पहले तो पत्थर को पत्थर से तोड़ रहे थे, लेकिन धीरे धीरे ये पत्थर को जब पत्थर से घिसने लगे तो अचानक से आग निकली और इनको पता चला कि इस तरीके से आग निकलती है। ठीक है, तो ये आग का उपयोग क्यों करते होंगे? आग का प्रयोग ये कई कार्यों के लिए करते थे, जैसे रोशनी के लिए, मांस को भूनने के लिए और खतरनाक जानवरों को दूर भगाने के लिए। तो हम आज आग का उपयोग किस लिए करते हैं? तो ज़्यादातर तो इसीलिए करते हैं, है ना, प्रकाश के लिए, मांस भूनने के लिए, खतरनाक जानवरों से बचाने के लिए, खाना बनाने के लिए, सेकने के लिए, ठंड है तो। नाम और तिथियां, जिस काल के बारे में हम पढ़ रहे हैं, पुरातात्विक विदों ने उनके नाम कैसे रखे? बड़े बड़े नाम रखे हैं। आरंभिक काल को तो वो कहते हैं पूरा पाषाण काल, जो स्टार्टिंग वाला काल है उसको बोलते हैं पूरा पाषाण काल। यह दो शब्दों, पूरा का मतलब प्राचीन, पाषाण यानी पत्थर, तो प्राचीन पत्थर के काल को हम पढ़ रहे हैं। ये नाम पूरा स्थलों के से प्राप्त पत्थर के औजारों के महत्व को दर्शाता है। तो पूरा पाषाण से मतलब क्या है? कि इस काल के अंदर पत्थरों का अधिक महत्व था। ठीक है, पूरा पाषाण काल कब से? 20 लाख साल पहले से लेकर 12,000 साल पहले के दौरान माना जाता है। आज से 20 लाख साल पहले जब हमने आरंभिक लोग देखे ना, नर्मदा नदी से के पास में रहते थे, 20 लाख समय हमने देखा था, वहाँ 20 लाख साल से पहले 12,000 साल तक ये चलता रहा। इस काल को भी 3 भागों में बांट लिया, पूरा पाषाण काल को। ठीक है, इसको भी 3 भागों में बांट लिया, आरंभिक, मध्य और उत्तर पूरा पाषाण युग। ठीक है, मानव इतिहास में लगभग 99% कहानियां इस काल में दौरान घटित हुई है। ठीक है, मानव इतिहास की 90% जो कहानियां हुई है कि मानव ने इस तरीके से आग जगाई, ठीक है, इस तरीके से बड़े पत्थर से छोटा पत्थर बनाया, ये सब कहानियां 90% कहाँ से? 99% है पूरा पाषाण काल से। जिस काल में हम पर्यावरण बदलाव देखते हैं, ठीक है, जिस काल में हमें पर्यावरणीय बदलाव देखते हैं उसको बोलते हैं मेसोलिथ यानी मध्य पाषाण काल। पूरा पाषाण काल, ठीक है, पूरा पाषाण काल को 3 भागों में बांटा था, निम्न, ठीक है, मध्य और उच्च। इस काल के अंदर जाके, मध्य पाषाण काल के अंदर जाके क्या होता है? मौसम के अंदर बदलाव होने लग जाता है। ठीक है, जो मध्य पाषाण काल है इसको बोलते हैं माइक्रोलिथिक्स भी बोलते हैं, माइक्रोलिथ भी बोलते हैं, यानी छोटे पत्थरों वाला। ठीक है, आई होप ये आपको समझ आ गया होगा। प्राय इन औजारों में लकड़ियां या हड्डियों के मुट्ठे लगाकर, जैसे अभी हमने देखा था, हंसिए और आरी जैसे हथियार बना लिया करते थे। साथ साथ में पूरा पाषाण युग वाले औजार भी इस दौरान बनाए जाते थे। ठीक है, तो अब नव पाषाण युग आ गया। नव पाषाण का मतलब क्या होता है?
नवपाषाण, इसके अंदर थोड़ा थोड़ा कृषि स्टार्ट हो गई थी। कृषि के हमें क्या मिलने लगते हैं, स्टार्ट होने के साक्ष्य मिलने लगते हैं, ठीक है ना। स्टार्टअप हो गया था इसका नवपाषाण काल के अंदर आते आते, ठीक है। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। तो चलते हैं आगे, अपने बढ़ते हैं। ये थोड़ा एडवांस में हो जाएगा, हम बेसिक नॉलेज तक चल रहे हैं क्योंकि एडवांस वाला मैंने अलग से एंशिएंट हिस्ट्री में कवर कर दिया, आप वहाँ पे जाकर देख सकते हैं। बदलती जलवायु, लगभग 12,000 साल पहले दुनिया की जलवायु में बड़े बदलाव हुए। 12,000 साल पहले, 20 लाख से 20 लाख वर्ष पहले तो हमारा क्या चल रहा था, पूरा पाषाण। कौन सा पूरा पाषाण, निम्न पूरा पाषाण चल रहा था, ठीक है। 20 लाख से 12,000 साल तक तो हमने निम्न वाला देख लिया। ये पूरा निम्न पूरा पाषाण वाले लोग जो थे ये क्या करते थे, हाँ शिकार करते थे और पत्थर के औजार बनाया करते थे। अब ये जलवायु बदल गई, अब क्या आ गया, ये मध्य पाषाण काल आ गया, ठीक है। अब मध्य पाषाण काल को हम कवर कर रहे हैं। हमने ऊपर जो देखा था वो क्या था, निम्न पूरा पाषाण। तो लगभग 12,000 साल पहले दुनिया की जलवायु में बड़े बदलाव आए, गर्मी बढ़ने लग गई। इसके परिणाम स्वरूप कई क्षेत्रों में घास वाले मैदान बनने लग गए। इसमें हिरण, बारहसिंगा, भेड़, बकरी, गाय जैसे उन जानवरों की संख्या बढ़ी जो घास खाकर जिंदा रहते थे, ठीक है। समझ आ गया आपको। जलवायु के बदलाव के कारण क्या हो गए, घास वाले मैदान बनने लग गए और घास खाने वाले जो जानवर थे वो अब उनकी संख्या बढ़ने लग गई। जो लोग इन जानवरों का शिकार करते थे वो इनके पीछे आ गए, ठीक है। तो एक जैसे हिरन चला गया मैदान वाले क्षेत्र में और हिरन का शिकार करते करते आदि मानव उसके पीछे आ गया। तो जब वो उनके पीछे आए तो उनके खाने पीने की आदतों, प्रजनन के समय की जानकारी हासिल करने लग गए, ठीक है। हो सकता है कि तब लोगों ने जानवरों को पकड़कर अपनी जरूरत के अनुसार पालने की बात सोच ली हो। मध्य पाषाण की, पूरा पाषाण की बात कर रहे हैं हम, ठीक है, ठीक है। मध्य पाषाण की बात कर रहे हैं, ठीक है। मध्य पाषाण की बात कर रहे हैं, पूरा पाषाण की नहीं, मध्य पाषाण की बात आ गई। इसमें डिटेल में नहीं दिया हुआ है। ओके, तो अब लोगों ने मध्य पाषाण तक क्या करने लगे, ये मध्य पाषाण तक आके जानवरों को पालने लग गए होंगे, ठीक है। तो खेती और पशुपालन की अब शुरुआत होती है। इस दौरान उपमहाद्वीप के भिन्न भिन्न इलाकों में गेहूं, जौ, धान जैसे अनाज प्राकृतिक रूप से उगने लगे थे। पहले तो क्या हुआ था, प्राकृतिक रूप से अनाज उगने लगे थे और जब महिलाओं, पुरुषों और बच्चों ने इन अनाजों को भोजन के लिए इकट्ठा करना शुरू किया, ठीक है ना, तब वो सीखने लगे कि अनाज कहाँ उगते हैं, ठीक है, कब पककर तैयार होते हैं। तब लोगों ने इन अनाजों को खुद से उगाना शुरू कर दिया। पहले तो क्या हुआ, प्राकृतिक रूप से गेहूं, जौ और धान जैसे अनाज क्या हो गए, प्राकृतिक रूप से उग गए। और जब लोगों ने इसको इकट्ठा किया और अपने खाने के लिए बनाना शुरू किया, तब लोगों को ये टेस्टी लगा और सोचा कि अब ये उगते कैसे हैं, कहाँ उगते हैं, कब बनते हैं, कब तैयार होते हैं। तो इसके बारे में जानकारी इकट्ठा करने लग गए और धीरे धीरे क्या बनने लग गए, कृषक बनने लग गए, ठीक है। इसी तरह लोगों ने अपने घरों के आसपास चारा रख के जानवरों को आकर्षित करना शुरू कर दिया और उन्हें पालतू बना लिया। सबसे पहले जिस जंगली जानवरों को पालतू बनाया गया था उसे क्या बोलते हैं, कुत्ते का जंगली पूर्वज, ठीक है। सबसे पहले जंगली जानवर कौन था, कुत्ते का जंगली पूर्वज था। धीरे धीरे लोग भेड़, बकरी, अब ये कुत्ते को ही क्यों बनाया, ठीक है, ये कुत्ते को ही क्यों बनाया, क्योंकि कुत्ता जो है वो रात को जागता है और दिन में सोता है और मानव क्या करता है, दिन में जागता है और रात को सोता है। मानव के खाए हुए मांस तो मानव खा लेता है और खाई हुई बची हुई जो हड्डियां होती है वो फेंक देता है और हड्डी कुत्ता खाता है, ठीक है ना। इसीलिए कुत्ते के साथ में शायद लगाव हो गया आदि मानव का, ठीक है। तो इससे धीरे धीरे लोग भेड़, बकरी, गाय, सुअर जैसे जानवरों को अपने घरों के नज़दीक आने के लिए उत्साहित करते और ऐसे जानवरों के झुंड में रहते थे जहाँ और ज़्यादातर घास खाते थे। ऐसे जानवर क्या करते थे, ज़्यादातर झुंड में रहा करते थे और ज़्यादातर क्या खाते थे, घास खाया करते थे। अक्सर लोग अन्य जंगली जानवरों के आक्रमण से इनकी सुरक्षा करते थे, ठीक है। तो ये लोग जो थे, आदि मानव जो थे, वो इन जानवरों की सुरक्षा भी करते थे, जिससे क्या बन गए, धीरे धीरे पशुपालक। क्लियर है। तो ये हमने देख लिया। क्या आप बता सकते हैं कि सबसे पहले कुत्ते को ही क्यों पालतू बनाया गया। बसने की प्रक्रिया क्या होती है, ये आईएएस के प्रीलिम्स एग्जाम में एक बार पूछा गया क्वेश्चन है। बसने की प्रक्रिया से आप क्या समझते हैं, लोगों द्वारा पौधे उगाने और जानवरों की देखभाल करने को क्या कहा गया है, बसने की प्रक्रिया का नाम दिया गया है। लोगों द्वारा पौधे उगाने और जानवरों की देखभाल करने की प्रक्रिया को बसने की प्रक्रिया का नाम दिया गया है।
आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। एक नवीन जीवन शैली, ठीक है। अब नवपाषाण काल की तरफ हम बढ़ रहे हैं, नवपाषाण की तरफ, ठीक है। नवपाषाण काल, नवपाषाण काल खत्म हो जाएगा, उसके बाद में क्या आएगा, हड़प्पा सभ्यता आएगी, ठीक है। तो नवीन जीवन शैली, तुम किसी पौधे के बीज को बोकर देखो, तुम पाओगी कि इसे विकसित होने में कुछ टाइम लगता है, इसमें कुछ दिन, महीने या फिर साल भी लग सकते हैं। इसीलिए जब लोग पौधे उगाने लगे और उनकी देखभाल करने लगे तो उनको एक ही जगह पर लंबे समय तक रहना पड़ा। बीज बोने से लेकर फसल के पकने तक, पौधे की सिंचाई करने, खरपतवार हटाने, जानवरों और चिड़िया से उसकी सुरक्षा करने जैसे बहुत सारे काम शामिल हो जाते हैं जब हम क्या करते हैं, किसी अनाज को उत्पादित करते हैं। कटाई के बाद अनाज का उपयोग बहुत संभाल कर करना पड़ता है, क्योंकि कई बार क्या है, अगर हम इसको खुले में रख देंगे तो खराब होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अनाज को भोजन और बीज दोनों के रूप में बचा कर रखना आवश्यक होता था, ठीक है, बीज के रूप में, ताकि नेक्स्ट टाइम हम क्या कर लें, यूज़ कर लें। इसीलिए लोगों को भंडारण की बात सोचनी पड़ी, ठीक है। भंडारण करेंगे तो अब क्या बनाएंगे, मिट्टी के बर्तन। तो देखिए, बीज के रूप में यूज़ हो रहा है अनाज, खाद्य के रूप में यूज़ हो रहा है, उपहार के रूप में, और भंडारण के लिए, ठीक है, इकट्ठा करने के लिए। बहुत से इलाकों में लोगों ने मिट्टी के बड़े बड़े बर्तन बनाए, टोकरियाँ बनी, ठीक है, और जमीन में गड्ढा खोद दिया। क्या तुम्हें लगता है कि शिकारी या भोजन संग्रह करने वाले बर्तन बनाते और उनका प्रयोग करते होंगे? अपने जवाब का कारण बनाओ। तो हाँ, तो लगता है कि जो शिकारी है वो भोजन संग्रह करने वाले जो थे वो बर्तन बनाते होंगे, क्योंकि अब जब उन्होंने कंद फूल इकट्ठे करने शुरू कर दिए थे, ठीक है, जैसे कि जड़ी इकट्ठी करनी शुरू कर दिए थे, फल इकट्ठे शुरू कर दिए थे करने, तो उनको संभालने के लिए उनको ज़रूरत होगी कि कोई ना कोई बर्तन बनाने की, ठीक है, तो वो यूज़ करते होंगे। जानवर चलते फिरते खाद्य भंडार थे। कैसे? जानवर जो होते हैं वो बच्चे देते हैं, जिनसे जानवरों की संख्या बढ़ जाती है। अगर जानवरों की देखभाल की जाए तो उनकी संख्या और भी बढ़ जाएगी, और उससे क्या होगा, दूध देने वाले ज़्यादा जानवर प्राप्त हो जाएंगे, जो कि भोजन का एक अच्छा स्रोत है, ठीक है। दूध क्या है, भोजन का अच्छा स्रोत है। यही नहीं, जो जानवर है उनसे हमें क्या मिलता है, मांस भी मिल जाता है। दूसरे शब्दों में पशुपालन को क्या कहा गया है, भंडारण का एक तरीका कहा गया है। भोजन के अतिरिक्त जानवरों से और क्या क्या मिल सकता है? तो भोजन के अलावा तो जानवरों से देखिए, एक तो हमें अगर कोई गाय या भैंस नहीं देखनी है, कुत्ता भी हम देख सकते हैं, ठीक है ना, ठीक है ना। देखभाल, कुत्ता किस लिए है ना, रक्षा करने के लिए, सचेत करने के लिए। उसके अलावा कुछ जानवरों का तो जैसे चमड़ा यूज़ होता है ना, कई सामान बनाने में, ओके। तो आज जानवरों का उपयोग किस लिए होता है, तो इसका आंसर आप बताएंगे। आज जानवरों का उपयोग किस लिए होता है, मुझे आंसर कमेंट बॉक्स में लिखकर भेज दें। आओ आरंभिक कृषकों और पशुपालकों के बारे में पता करते हैं। प्रश्न 13 पर देखना है, नीले वर्ग देखने हैं। यस, मिल गए। तो ये देखिए, मेहरगढ़ है, बुर्ज होम है, ये पाकिस्तान में, जम्मू कश्मीर में, चिरांद आ गया बिहार में, ठीक है, कोल्डीवा, महागढ़ा, ठीक है, और ये हमारा है दाउजली हेडिंग, और हल्लूर और पय्यमपल्ली, ठीक है। तो ये जगह आपको याद रहेगी। कितना इलाका हो गया, मेहरगढ़ हो गया, और ऊपर यहाँ पर बुर्ज होम था, चिरांद, कोल्डीवा और महागढ़ा, और दाउजली हेडिंग, ठीक है। ये लोकेशन आप याद रख लेना, सॉरी, ओके। अब ये क्या कहना चाहते हैं हमें, हाँ जी, तो यहाँ पर पुरातत्वविदों को शुरुआती कृषकों और पशुपालकों के होने के साक्ष्य मिलते हैं। ये पूरे उपमहाद्वीप में पाए गए हैं। तो सबसे पहले पश्चिमोत्तर क्षेत्र में, आधुनिक कश्मीर में, पश्चिमोत्तर यानी यहाँ पर क्या था, मेहरगढ़, और कश्मीर में बुर्ज होम, पूर्व के अंदर दार्जिलिंग हेडिंग जो था, दक्षिण भारत के अंदर पय्यमपल्ली और हल्लूर हमने देख लिया, ठीक है। उसके अलावा उत्तर के अंदर हमने देखा था चिरांद, ठीक है। पश्चिम के अंदर हमने देखा था मेहरगढ़, आधुनिक कश्मीर बुर्ज होम, पूर्व के अंदर दार्जिलिंग हेडिंग, ठीक है, और यहाँ पर दक्षिण भारत में पय्यमपल्ली और हल्लूर नामक क्षेत्र पाए गए। तो यहाँ पर क्या देखते हैं हम, आरंभिक कृषक होने के
और पशुपालक होने के क्या देखते हैं, साक्ष्य देखते हैं। वास्तव में ये निर्दिष्ट स्थान जो है कृषक और पशुपालकों की बस्तियां थी यहाँ पर। इसे जांचने के लिए वैज्ञानिक खुदाई में मिले पौधे और पशुओं की हड्डियों के नमूनों का क्या कर रहे हैं, अध्ययन कर रहे हैं। इनमें से सबसे रोचक जो है वो जले हुए अनाज के दाने हैं, कि जले हुए अनाज के दानों के अवशेष जो हमें मिले हैं वो सबसे रोचक है। क्यों? क्योंकि ये ऐसा लगता है कि ये गलती से जलाए हैं या फिर जानबूझकर जलाए गए हैं। वैज्ञानिक इन अनाज के दानों की पहचान कर सकते हैं। इस तरह से हमें पता चलता है कि उपमहाद्वीप के विभिन्न भागों में बहुत सारी फसलें उगाई जाती होगी। वैज्ञानिक विभिन्न जानवरों की हड्डियों को भी पहचान कर सकते हैं। तो इससे हमें क्या पता चलेगा कि लोग इन जानवरों को पाला करते थे। पूरा अब देखते हैं स्थायी जीवन की ओर। अब कृषक बन गए तो लोगों ने एक जगह पर रहना, लंबे समय तक रहना क्या कर दिया था, स्टार्ट कर दिया था। पुरातत्वविदों को कुछ पुरास्थलों पर झोपड़ियों और घरों के निशान मिले हैं। तो कहाँ पर मिले हैं? बुर्ज होम, कश्मीर में। ठीक है, कश्मीर में के लोग जो थे वो गड्ढे के नीचे घर बनाकर रहते थे, जिसे क्या कहते थे, गर्तवास। कश्मीर में ठंड ज़्यादा होती थी, मान लीजिए ठंड से बचने के लिए ज़मीन के अंदर खड्डा खोद लिया और खड्डे के अंदर रहने लग गए। किसको देख के करते होंगे ऐसा? कुत्ते को। ठीक है, कुत्ते को देखकर करते होंगे ऐसा, क्यों? ठीक है, और यहाँ से हमें एक ये भी मिलता है कि एक कब्र मिली है जिसके अंदर मानव के साथ कुत्ते को दफनाए जाने के साक्ष्य मिले हैं बुर्ज होम से। जैसा कि बुर्ज होम में लोग खड्डे के नीचे घर बना के रहते थे और उनको क्या कहते थे, गर्तवास कहते हैं। इनमें उतरने के लिए सीढ़ियाँ होती थी, इससे उन्हें ठंड के मौसम में सुरक्षा मिलती थी। पुरातत्वविदों को झोपड़ी के अंदर और बाहर दोनों स्थलों पर आग जलाने की जगह मिलती है। तो वो मौसम के अनुसार ही अपने घर के अंदर और बाहर आग जलाते थे। गर्मी थी तो घर के बाहर, अगर सर्दी थी तो घर के अंदर। ठीक है, गर्तवास का चित्र बनाना है। बहुत सारी जगहों से पत्थर और औजार भी मिले हैं। इनमें से कई है जो पूरा पाषाण कालों से अलग है। तो इसलिए क्या कहते हैं, नवपाषाण युग माना गया है। ठीक है, पत्थर के औजार मिले हैं, इनमें से कई ऐसे हैं जो अलग है। पूरा पाषाण युगीन जो हमारे पत्थर थे उनसे अलग है। नवपाषाण काल युग उनको कहने लग गए जब ये थोड़े चमकीले हो गए ना, नए नए लगने लगे, तो बोले नए हैं तो नवपाषाण बोलेंगे। नए नए पत्थर रगड़ रगड़ के इनको चमकीला बनाना शुरू कर दिया। तो आप ये देख लिए, इस पर चमक आपको दिख ही रही होगी इन पत्थरों पर, है ना। ये रगड़ाई की वजह से हुई है। आज हजारों साल बाद भी ओखली और मूसल का प्रयोग अनाज पीसने के लिए किया जाता है। तो उस वक्त भी ये इसी तरीके से किया जाता था, पीसने के लिए। उसी तरह प्राचीन प्रस्तर युगीन औजारों का निर्माण प्रयोग लगातार होता रहा है। कुछ औजार और हड्डियों के भी बनाए जाते थे। जो औजार थे अकेले पत्थरों के ही नहीं, हड्डियों के भी बनाए जाते थे। ठीक है, नवपाषाण युग के पुरास्थलों से कई प्रकार के मिट्टी के बर्तन मिले हैं। नवपाषाण काल की बात करें तो नवपाषाण से हमें क्या मिले हैं, कई मिट्टी के बर्तन मिले हैं। तो ये देख लीजिए यहाँ पर। कभी कभी इन पर अलंकरण भी किया जाता है, यानी डिज़ाइन पर भी बनाया गया है। बर्तनों का उपयोग चीज़ों को रखने के लिए किया जाता था, जैसे भंडारण के लिए, है ना, अनाज वगैरह रखने के लिए। धीरे धीरे लोग बर्तनों का प्रयोग किस लिए करने लगे, खाना बनाने के लिए करने लगे। चावल, गेहूँ, दलहन जैसे अनाज आहार का महत्वपूर्ण हिस्सा बनने लगे। पहले क्या था, कंदफूल और शिकारी से जो करते थे, शिकार और कंदफूल इकट्ठा करना भी जारी था, उन्होंने ये बंद नहीं किया था। लेकिन अब ये सिस्टम क्या था, ऐड हो गया था उनके उस जीवन के अंदर। इसके साथ साथ लोग अब कपड़े भी बुनने लगे थे। इसके लिए कपास जैसे पौधे उगाए जा सकते थे। कपड़े बना रहे हैं तो मतलब कपास के पौधे उगाना इन्होंने स्टार्ट कर दिया था। क्या ये परिवर्तन हर जगह एक ही साथ आए होंगे? ऐसी बात नहीं है। सभी जगह पर एक साथ में परिवर्तन नहीं हुआ है कि एक जगह पर अगर लोगों ने कपड़ा बनाना सीख लिया तो कोई और जगह पर, मान लीजिए हमने उत्तर पश्चिम के अंदर लोगों ने कपड़ा बनाना सीख लिया है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि दक्षिण के सभी क्षेत्रों के अंदर ऐसा होने लग गया है कि कपड़ा बनाने लग गए हैं वहाँ के लोग। एक तरफ जहाँ पर कई जगहों पर स्त्री पुरुष शिकार और भोजन संग्रह करने का काम कर रहे थे, तो वही कुछ और लोगों ने उसी समय क्या कर लिया था, धीरे धीरे खेती करना और पशुपालन करना शुरू कर दिया था। जहाँ पर अभी लोग क्या कर रहे थे, शिकार और खाना इकट्ठा कर रहे थे, और किसी और जगह पर तो लोगों ने पशुपालन करना भी शुरू कर दिया था। ये ऐसा क्यों हुआ है? मौसम के अनुसार हुआ है, मौसम के मुताबिक। ठीक है, मौसम के मुताबिक हुआ है, क्षेत्र के मुताबिक हुआ है। ठीक है, सूक्ष्म निरीक्षण। मेहरगढ़ में जीवन मृत्यु कैसा था? मेहरगढ़ हमने देख लिया था पाकिस्तान में। यह ईरान जाने वाले
जाने वाले सबसे महत्वपूर्ण रास्ते बोलन दर्रे के पास एक हरा भरा समतल स्थान था। तो दर्रा क्या होता है? दो पहाड़ियों के बीच में बना हुआ एक प्राकृतिक रास्ता जिसे बोलते हैं दर्रा। ठीक है, तो बोलन दर्रे की बात करें, किस दर्रे की? बोलन दर्रे के पास एक हरा भरा समतल स्थान है मेहरगढ़। मेहरगढ़ संभवतः वह स्थान है जहाँ पर स्त्री पुरुषों ने इस इलाके में सबसे पहले गेहूं उगाना और भेड़ बकरी पालना सीखा था। ठीक है, तो जहाँ विभिन्न प्रकार के जानवरों की हड्डियां मिली, इनमें हिरण तथा सूअर जैसे जंगली जानवरों तथा भेड़ और बकरियों की हड्डियां भी मिली हैं मेहरगढ़ से। जहाँ पे हमें क्या मिला है? पशुपालन के साक्ष्य मिल रहे हैं मेहरगढ़ में, तो वहाँ पर जंगली जानवरों की हड्डियाँ भी मिल रही है, जिसमें हिरण और सूअर जैसे जंगली जानवर है, और पशुपालन में भेड़ और बकरियों के साक्ष्य मिले हैं। मेहरगढ़ के अलावा चौकोर और आयताकार घरों के अवशेष भी मिलते हैं, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, प्रत्येक घर में 4 या उससे ज़्यादा कमरे हुआ करते थे, जिसमें से कुछ संभवतः भंडार के काम आते थे। ठीक है, तो भंडारण एक क्या था? महत्वपूर्ण सिस्टम था नवपाषाण काल के अंदर। मृत्यु के समय सामान्यतः मृतकों के सगे संबंधी उसके प्रति सम्मान जताते थे। पहले तो क्या हो रहा था? पुरापाषाण और मध्यपाषाण में लोग क्या कर रहे थे? जब कोई किसी की मृत्यु हो जाती थी तो उसे खुले आसमान के नीचे छोड़ देते थे, जिससे क्या है, पशु पक्षी उसको खा लें और उसके बाद में बची हुई हड्डियों को बर्तन के अंदर डाल के ज़मीन में दबा देते थे। लेकिन अब क्या था? अब लोगों के अंदर क्या हो गई थी? आस्था उत्पन्न होने लग गई थी, उनके प्रति सम्मान आने लग गया था। तो लोगों की आस्था की थी कि मृत्यु के बाद में भी जीवन होता है, इसीलिए कब्रों में कुछ सामान रख देते थे। तो मेहरगढ़ में ऐसा एक साक्ष्य मिल रहा है हमें कि उसकी मृत्यु के बाद में कुछ सामान साथ में दफना दिया गया है। एक कब्र में एक मृतक के साथ एक बकरी को भी दफनाया गया है, तो संभवतः परलोक में मृतक के खाने के लिए रखा गया होगा। ठीक है, तो बकरी का कंकाल ये रहा, आई होप। ठीक है, दिख गया आपको? तो ये देख लीजिए, फ्रांस में की गई चित्रकारी ये रही। ओके, तो आई होप ये आपको पॉइंट समझ आ गया होगा। एक नवपाषाणिक पुरास्थल, तो एटलस में तुर्की ढूंढना है। ठीक है, आप मैप पर देख लीजिएगा। नवपाषाण युग में के सबसे प्रसिद्ध पुरास्थलों में एक चताल युग तुर्की में है। यह दूर दराज स्थानों से कई चीजें लाई जाती थी। यहाँ पर कहाँ पे? चलात ह्यूक नामक जगह पर, जैसे सीरिया से लाया गया चकमक का पत्थर, ठीक है, लाल सागर की कोड़ियाँ और भूमध्य सागर की सिपियाँ। ध्यान रहे कि उस समय तक पहिए वाले वाहन का विकास नहीं हुआ था, लोग खुद सामान जानवरों की पीठ पर लाद कर ले जाया करते थे। ठीक है, तो आई होप आपको समझ आ गया होगा। तो बताओ कोड़ियों और सिपियों का उपयोग क्यों होता होगा? तो मेरे हिसाब से उस वक्त जो लोग आभूषण वगैरह पहनते थे उसके लिए उपयोग होता था। ठीक है, तो आई होप आज हमने क्या क्या पढ़ा है। ये खाद्य संग्राहक, पूरा स्थल हमने पढ़े हैं, उद्योग स्थल हमने पढ़े हैं, आवासीय स्थल जहाँ पर लोग रहते थे, पुरापाषाण, मध्यपाषाण, लघुपाषाण। ठीक है, लघुपाषाण यानी माइक्रोलिथिक्स। ठीक है, मैक्रोलिथिक्स जो था ना सिस्टम जहाँ पर छोटे छोटे पत्थर थे। कृषक पढ़ लिए, पशुपालक, नवपाषाण युग और कब्र, इन सब के बारे में हमने आज पढ़ा है। तो आप एक बार ये रिवाइज कर लेना पूरा चैप्टर, और ये आप बिल्कुल ही आसानी से ये पूरे क्वेश्चन कवर कर दोगे। ठीक है, और इधर ये जो साइड में आपको महत्वपूर्ण तिथियां दी है ना, तो आप इसको एक बार लर्न कर लेना। ठीक है, 20 लाख साल से पहले स्टार्ट करना है, पुरापाषाण काल से। ठीक है, और धीरे धीरे सिस्टम ये आगे चलता रहेगा। आई होप आपको ये वीडियो पूरा समझ आया होगा। अगर हाँ तो लाइक कर दें, कमेंट कर दें, शेयर कर दें। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। तो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, जय हिंद।